हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार रॉय रिव्यू क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारे इस बैनर पर देख रहे होंगे कि हम 2025 के लिए मैट्रिक की क्रैश कोर्स लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के लिए। इसे हमारे बैच का जो नाम दिया गया है ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र बैच नाम दिया गया है। और मैंने टैगलाइन आपको दिया था दोस्तों, आप भूल गए होंगे शायद, इस बार 400 पार। तो वही जोश और जुनून के साथ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं भारत का भूगोल, जिसका मैं आधार बनाऊंगा एनसीईआरटी, जो कि भारत का एक कह सकते हैं कि फंडामेंटल बुक है। और कह सकते हैं इससे बेहतर बुक नहीं आती है। दूसरा कि बिहार बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूं तो उसमें बीटीवीसी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बोर्ड में तो बीटीवीसी से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर नॉलेज की बात करते हैं तो वो हम भारती भवन या मैं अपना जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बढ़िया एक आपका मतलब कह सकते हैं क्लास लेने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग पहले तो जैसा कि पहले पाठ्यक्रम बात कर लेना चाहिए हम लोग को। उसके बाद मैं चैप्टर 1 के ऊपर आता हूँ। थोड़ा शॉर्टली बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर, सिलेबस के ऊपर। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैं 2025 के बिहार बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, और ये 10th के लिए है। इसके सिलेबस की बात कर लेता हूं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है संसाधन। संसाधन जो अभी मैं देखने वाला हूं, रिसोर्सेज को बोलेंगे आप। दूसरा दूसरा हम लोग को मिट्टी के बारे में पढ़ना है। मिट्टी का वर्गीकरण या मिट्टी के बारे में पेडोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। मिट्टी का अध्ययन कर लीजिए, और इसका वितरण कर लेते हैं हम लोग। इस दौरान हम लोग 7-8 मिट्टी पढ़ लेंगे। और हम लोग फिर फॉरेस्ट के बारे में, वन संसाधन पढ़ाई करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। जल संसाधन हो सके आपके पुस्तक में, आपके बुक में जल को तीसरे नंबर पे रखा हो और वन को चौथे नंबर पे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम लोग कृषि को देख लेंगे, कृषि को। उसके बाद हम लोग देख लेंगे खनिज को, खनिज खनिज संसाधन को पढ़ाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ाई कर लेंगे परिवहन क्षेत्र की। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे, परिवहन के बाद व्यापार पढ़ लेते। ये पढ़ लेते नहीं है, ये है आपके सिलेबस में। हाँ हाँ, व्यापार कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल प्रारंभ करेंगे। बिहार स्पेशल में 4 चैप्टर आपको ज्यादातर पढ़ने। सबसे पहले तो सामान्य परिचय देंगे हम लोग, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, परिचय बताएंगे इसका। उसके बाद हम इसकी जनसंख्या के ऊपर बात कर लेंगे कि कैसे हमारे लिए घातक हो सकता है बिहार की जनसंख्या, और कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, इसके बारे में। उसके बाद हम लोग खनिज इसका पढ़ लेंगे, और फॉरेस्ट पढ़ाई कर लेंगे। और इसी दौरान अन्य मुद्दों के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे हम लोग का क्वेश्चन आता है कि बिहार एक अविकसित राज्य है, इसके विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वैसे टॉपिक को भी हम लोग डील कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ अन्य मुद्दे रख लेते हैं हम लोग, अन्य मुद्दे मुद्दे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डीएम। बोलेंगे डीएम क्या है? डीएम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। ये हायर लेवल में भी पढ़ना होता है, हम लोग को भी दिया है पढ़ने के लिए, डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें मुख्य रूप से, चूंकि बिहार के हैं तो पहली जो समस्या समझेंगे बाढ़ क्या है। अभी तो हालात देख ही रहे होंगे आप लोग, बाढ़ के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे भूकंप। भूकंप पढ़ाई करेंगे तो विस्तृत पढ़ाई करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो कोशिश होगी कि वो बन जाए हम लोग से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, लघुत्तरीय हो, दीर्घ हो, कुछ भी हो, वो बनने चाहिए हम लोग से। उसके बाद इसका हम यहाँ लिख देते हैं
तीसरा नंबर टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे सुखाड़। अब पढ़ेंगे तो उसी समय उसका कारण भी पढ़ लेंगे, उसका रोकथाम कैसे किया जाए ये भी पढ़ लेंगे, सरकार ने क्या स्टेप लिए इसके लिए भी पढ़ाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को साइक्लोन पढ़ना है, चक्रवात पढ़ना है, और भी टॉपिक है जो इसके में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कह सकते हैं कि सिलेबस से 10th क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं, संसाधन रिसोर्स क्या है। तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा पिछली बार आप लोग ने कमेंट किया था कि व्हाइट बोर्ड रखिए, मोटा लिखिएगा, ध्यान में है मेरा। हम लोग पढ़ाई करेंगे संसाधन, और जो मैं यहाँ बताने चल रहा हूं उसका आधार हम लोग रखें NCERT प्लस BSEB की जो टेक्स्ट बुक है, BTVC जिसको बोलते हैं, है ना, BTVC लिख देते हैं, BTVC लिख देते हैं। और जो बिहार बोर्ड में बच्चे अलग से पढ़ते हैं, भारती भवन, भारती भवन, और इन तीनों को मैं मिलाकर बताऊंगा। अब प्लस जहां भी जरूरत हमारी होगी एक्स्ट्रा नॉलेज की, वहां मैं मैनेज करके दूंगा आपको। चलते सबसे पहले तो हम यही इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। इसका लिस्ट बना लेते हैं, पहले इसका हम लोग लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए क्या क्या पढ़ना है, बाकायदे हम आपको एकदम प्लानिंग के साथ पढ़ा रहे हैं कि पहले क्या पढ़ना, सेकंड में क्या पढ़ना, थर्ड में क्या पढ़ना, सब। सबसे पहले तो मैं यही आपको बताऊंगा कि संसाधन किसे कहते हैं और इसके बनने में किनका किनका, किसका किसका या किन कारकों का योगदान होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन का जो वितरण है, वितरण वो किस प्रकार है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बात कर लेंगे, क्योंकि जनसंख्या भी है ना, वो संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद मिनरल्स बात कर लेंगे, खनिज बात कर लेंगे इसके अंतर्गत। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम लोग नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सतत, जैव अजैव, जितने भी टाइप के आपके दिएंगे सब बात करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे कि संसाधन तो है सर, तो पहले हम लोग ये बात कर लेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण हो गया, अब इसका महत्व बताइए। अगर ये संसाधन नहीं होता हमारे देश में तो क्या होता है कि नहीं। अगर मैं बताऊं आपको कि भारत की जनसंख्या 2060 के बाद अचानक घटने लगी, ऐसा होगा नहीं। अभी 70 साल जनसंख्या बढ़ेगी भाई साहब, अभी हम लोग की भी बाड़ी है। हाँ, तो इसका महत्व क्या है, तो ये पढ़ाई करवाएंगे आपको। उसके बाद मैं आपके साथ डील करूंगा, महत्व हो गया। फिर संसाधनों का नियोजन, प्लानिंग कैसे करें। नियोजन, नियोजन का मतलब प्लानिंग कैसे करें। और जब कुछ सब कुछ हो जाए तो हम लोग देखेंगे कि संसाधनों का संरक्षण क्या होता है, इसे कैसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, ये सब देखेंगे। और इसके बाद अन्य टॉपिक को कोशिश करेंगे कि आपके साथ डील कर लूं। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, या अभी तक कौन कौन सी सम्मेलन हुई है, ये सारे आप हमारे क्लास करते रहेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा। ठीक है, आप हमारे क्लास करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं संसाधन क्या है। संसाधन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले संसाधन, रिसोर्स। हम अपने इस पढ़ाई के क्रम में हम आपको बेस बुक के रूप में एनसीईआरटी यूज करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक इंडिया में फिलहाल नहीं मानी जा रही है अभी। तो देखते हैं इधर संसाधन क्या है, तो कहेंगे सर ये कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, इस ये मानव की, मानव के
उपयोगिता को, मानव की उपयोगिता को फुलफिल करता है, या कह सकते हैं उसकी पूर्ति करता है। तो मानव की उपयोगिता को जो फुलफिल करे, जो उस चीज को कह सकते हैं कि आपूर्ति करे, या मानव की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, तो वो संसाधन है। वो कोई वस्तु हो सकती है, और ये वस्तु आपको प्राकृतिक भी हो सकती है, ये वस्तु आपकी प्राकृतिक भी हो सकती है। दूसरा कि ये कृत्रिम भी हो सकता है, बिल्कुल कृत्रिम भी हो सकता है। कृत्रिम में तो आप सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपके हाथ में ही विराजमान होंगे मोबाइल भैया ना, आपके हाथ में ही होंगे अभी मोबाइल। तो कृत्रिम में आ जाएगा, वो भी उपयोग करता है, हम लोग पढ़ाई करते हैं उससे। प्राकृतिक संसाधन में कुछ भी हो सकता है, जो गॉड ने बना के दिया है, यानी कि प्रकृति ने दिया है, वो सब कुछ आ जाएगा संसाधन में। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि सर कोई पठार है, इसकी उपयोगिता ये है कि यहाँ खनिज मिलता है। कोई कहेंगे कि नहीं सर पहाड़ है, तो पहाड़ है तो इसकी भी उपयोगिता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा दे। जैसे कुल आप नाम सुने होंगे, नैनीताल है, शिमला है, कुल्लू कांगड़ा है, सब घूमने फिरने के डेस्टिनेशन है, घूमने फिरने का स्थान है, उससे भी पैसा जनरेट होता है, वो स्थान हमारे लिए संसाधन हो गया। दूसरा तीसरा हम लोग कह सकते हैं सर कोई मैदान है, कोई मैदान है, मैदान का मतलब फील्ड, समतल एरिया है जहाँ एग्रीकल्चर वगैरह होती, तो ये भी हमारे काम का है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल खेती होती है, यहाँ पे खेती होती है, तो वो हमारे लिए संसाधन का कार्य करे। इसके अतिरिक्त आप कहेंगे सर मरुस्थल कौन काम में आता है, सर ये भी क्या, ये भी संसाधन है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। जैसे आपको याद होगा 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे दुनिया से छुपा करके भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिला के, जो कह सकते हैं कि जैसलमेर जिला के एक पर्टिकुलर स्थान है, वो पोखरन, पोखरन, वहां पे हम लोग इसका परीक्षण किए। तो कह सकते हैं परमाणु विस्फोट के लिए उपयोग करते हैं, या कोई दूसरे पर्पस के लिए उपयोग करते हैं, हो सकता है कोई भी चीज हमारे उपयोगिता सिद्ध हो रही है, मानव के लिए आवश्यकता की है, हमारे लिए परिसंपत्ति है, तो समझे संसाधन है वो। ठीक है, तो ये मैं आपको इस तरह से कुछ बताया। संसाधन के ऊपर और बात कर सकते हैं कि सर इसको बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है, कई चीजों की जरूरत पड़ती है। संसाधन अपने से बन के नहीं आता इस दुनिया में, इसको बनाना पड़ता है। आपके एग्जाम में आता है कि जिमरमैन ने क्या कहा था, जिमरमैन ने क्या कहा था, तो आप लोग रटे होंगे, आप लोग जबरदस्त, कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते। मैं लिख देता हूं, इसका उच्चारितार्थ करता हूं। संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते, बना करते हैं। ये ये संसाधन हुआ नहीं करते का मतलब हुआ ना कि इस प्रकृति में बहुत सारा ऐसा चीज है जो मानव की जरूरत शुरू से नहीं है, माने प्रारंभ से नहीं है, उसको बनाया गया है। जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि सर खनिज जो है ना, खनिज ऐसा ही पठार के नीचे दबा हुआ है, पठार के नीचे दबा हुआ है, तो इसका महत्व तब है जब इसका हम खनन करेंगे, और इस खनन करने के बाद इसकी हम लोग कह सकते हैं कि रिफाइनरी में ले जाएंगे। रिफाइनरी का हिंदी आपको बताता हूं मैं, वेद शोधशाला, मैं भूल रहा था अभी, शोधशाला, रिफाइनरी, तो शोधशाला में ले जाएंगे, इसको हम शुद्ध करेंगे, शुद्ध करेंगे तो इससे हमको कह सकते हैं कि शुद्ध खनिज मिल जाएगा, शुद्ध लिख लेते हैं हम लोग, शुद्ध खनिज मिल जाएगा। तो आप बताएंगे कि सर ये जो मिला वो शुद्ध खनिज नहीं था, तो बोले नहीं नहीं, इसमें बहुत सारी गंदगियां थी, अशुद्धि थी, इसमें अशुद्धि थी। मैं सब आपको डिटेल बताऊंगा, अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। शोधशाला में ले गए, शुद्ध खनिज इसको किए,
मान लिया कि ये सब जो कर रहे हैं लोहा के ऊपर कर रहे हैं, लोहा या एफी कह लो आप, एफी। तो यहाँ की इसके बाद जब लोहा बन गया तो इसका मैंने इस्पात बना दिया। और इस्पात का तो डिफरेंट डिफरेंट हजारों यूज है इसका। तो हम कहेंगे कि सर देखिए, यहाँ खनिज अपने से बना था पृथ्वी के गर्भ में या पठार के अंदर। तो वो कोई काम का था नहीं, वो उसको मनुष्य के लायक बनाना पड़ा। वैसे पड़ा हुआ था, उसको मनुष्य के लायक बनाना पड़ा। तो जब तक मानव, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे, अपने मानव अपने हित को नहीं देखेगा, मानव अपनी आवश्यकता को नहीं देखेगा, मानव अपनी आवश्यकता को नहीं देखेगा, तब तक इस संसाधन में, तब तक यही लिख देते हैं, तब तक, तब तक इस संसाधन में वो अपना दिमाग खर्च करेगा ही नहीं। वो अपना दिमाग खर्च करेगा नहीं जब तक मनुष्य जाति को, जब तक लोभ ना होता है तब तक वो कोई काम करता नहीं है। हमारे ही किताब में, इसी किताब में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने बोला कि हमारे पास इतने संसाधन है, हमारे पास इतने संसाधन है कि हर भूखा इंसान को पेट हम भर सकते हैं, लेकिन लालची व्यक्ति का कभी हम पेट नहीं डाल सकते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर संसाधन को बनाया जाता है, संसाधन को बनाया जाता है, ये बनाने वाला कौन है? मानव। कौन है? मानव। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मानव जो है ना खुद अपने आप में संसाधन है। ये मैं अगला टॉपिक डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगला टॉपिक यही है आपका कि मानव एक संसाधन है कैसे। ये आपसे एकदम खुलेआम सवाल करता है वो आपका बोर्ड, तो मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। तो पहले इधर देख लेता हूँ। अपने हित, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए संसाधनों को ये बनाते हैं। कौन? ये कौन है? बुद्धिजीवी मानव ही है। वो मानव ही है जो इस इस्पात को बनाया होगा। और इस इस्पात से जानते हैं आजकल के क्या नहीं बन रहा है। आप देखते हो कि चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा कह सकते कि ब्रिज बनाया गया है। इंडिया की जो इंडियन रेलवे है उन्होंने बनाई है। उसके बाद आप तरह तरह का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो हम समझाना ये चाहते कि संसाधन होते थोड़े, इसको हम लोग बना देते उस लायक के। जैसे लोहा था बेकार में पड़ा हुआ था छोटा नागपुर के पठार में, मान लिया जाए छोटा नागपुर का आपको दिखाना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा कर्व है, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ना छोटा नागपुर का है, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये जो हिस्सा है छोटा नागपुर का पठार है, का पठार है। आपके लिए एक तो ये बात हजम नहीं हो रही होगी, ये बात हजम नहीं हो रही होगी सर पठार क्या है, पहले तो ये बताइए हमें। तो पठार का मतलब सीधा सा है कि एक भूभाग ही है, एक भूभाग ही है, लेकिन वो सामान्य तौर पर थोड़ा उथले, थोड़ा ऊंचा है। वो लगभग ऐसा माना जाता है कि 900 मीटर से ऊंचा है। तो ऐसे आप समझ लीजिए सिंपल सा कि ये इस जमीन है तो थोड़ा उबड़ा हो गया, थोड़ा ऊंचा गया है, और फिर ये डाउन आ गया है। और इस वाला क्षेत्र को हम लोग पठार नाम दे देंगे। और इसमें बहुत सारा खनिज इसमें भरा रहता है, इसमें बहुत सारा खनिज भरा रहता है। उसका एक एग्जाम्पल कौन है? छोटा नागपुर का पठार। ये जो है ना छोटा नागपुर का पठार, ये कह सकते हैं ना कि ये भारत की ये कह सकते हैं रीढ़ है। इसमें इतना खनिज मिलता है ना कि पर्याप्त है। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि इसका उपयोगिता सही से होनी चाहिए, इसकी उपयोगिता सही से होनी चाहिए। तो इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इधर बात कर रहे थे कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते। इसका मतलब ये हुआ कि संसाधन कोई भगवान उसको बना के नहीं देते, गॉड प्रकृति उसको बना के नहीं देते। हम लोग अपने लोभ के कारण, अपने हित के कारण, अपने कह सकते ना कि महत्वाकांक्षी होने के कारण उसका उपयोग कर लेते, उसके दूसरे रूपों में ढाल देते, तो संसाधन बन जाता है। तो ये ऐसी आप लिख दीजिएगा वहां पे कि संसाधन का तात्पर्य वैसे प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तु से है जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता हो। इतना लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाए। एक एग्जाम्पल लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगता है, आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो मोबाइल, मोबाइल लिख दीजिए। लेकिन थोड़ा ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी जैसा लिखते तो ज्यादा बात बनती ना। जैसे पठार लिख दिए, लोहा लिख दिए, रेलवे लिख दिए, ये सब लिखते तो ज्यादा अच्छा है। चलते हैं हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा ले रहा है
कि सर जो आप संसाधन बता रहे हैं, इस संसाधन बनाने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए कई हम आंसर दे सकते हैं। जैसे कि सर देखिए सर, पहला ये कि संसाधन हम बनाते हैं किस लिए, तो सबसे पहला कि उसकी उपस्थिति है, प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति है। तो कहेंगे ये कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बता रहे हो। उपस्थिति का मतलब हमारे यहाँ है। जैसे हम आपको बताते हैं, छोटा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। फिर हम एग्जाम्पल आपको देते हैं दूसरा वाला, आप कह सकते हैं कि कर्नाटक का पठार, कर्नाटक, कर्नाटक का पठार, ऐसे आप कह सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं सर दक्कन के पठार ना होगा का, तो बोले होगा दक्कन का पठार। तो यहाँ पर खनिज तो मिलता ही है। आपका फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बिहार बोर्ड, अपना दुलरुआ बोर्ड पूछता है कि दक्कन का जो पठार है वो कौन से चट्टान से बना है। हम लोग सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो याद कर लीजिए, बैसाल्ट चट्टान से बना है। अब बैसाल्ट चट्टान टूटती है तो क्या बनती है बताइए, काली मिट्टी, है ना। इसमें एल्युमिनियम, फेरस, इन सब की मात्रा होती है। टाइटेनो मैग्नेटाइट करके कुछ इसमें यौगिक होते हैं, उसकी वजह से काला। तो बोलेंगे कि सर ये काली मिट्टी किस काम का है, आप ऐसी घुमा फिरा रहे हो। बोलेंगे नहीं बाबू, देखिए थोड़ा ऐसा है कि काली मिट्टी में बेहतरीन खेती किसकी होती है, कपास की, कॉटन की। सबसे बेहतरीन खेती किसकी होती है, कॉटन की। बोले कि ना ये ऑप्शन ना रहे तो क्या मारेंगे। तो बोले अरे रुको जरा, सबर करो, कि ना रहेगा तो गन्ना रहेगा, कि ना रहेगा तो गन्ना रहे। बोले ना ये भी ना रहे तो बोलेगा अरे भैया प्याज रहते, नासिक प्याज के लिए नामी, तो ये से कर दे। लेकिन आपके एग्जाम में आएगा कपास वाला, ध्यान रखिए। तो इस कपास से कुछ बनाएंगे, कपड़ा, सूती वस्त्र बनाएंगे, सूती वस्त्र बनाएंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाएंगे। आपसे एग्जाम में आता है कि सूती वस्त्र का जो उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, तो कॉटन होता है, उसके लिए कॉटन कह सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको कि उपस्थिति होती है। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मेरा ये बना हुआ है, ठीक है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कहाँ पे आपकी डिमांड जनरेट हो रही है, क्या आपको चाहिए। मेरे को जितना लग रहा है मैं बेहतर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जरूर कमेंट करिएगा भाइयों और बहनों। देखते हैं, फिर देखते हैं कि सर है तब तो उपयोग कर रहे हैं, नहीं रहता तो क्या उपयोग करते, नहीं करते तो कहें हाँ बात तो सही है। फिर कहेंगे कि सर झरना, बोले हाँ झरना नदी ऊपर से पहाड़ से गिरती है, जल गिर रहा है तो उस पे हम लोग नीचे अपना पर्यटन केंद्र बना दिए। उसमें उसमें हम कह सकते हैं कि विद्युत डायनेमो लगा दिए, इलेक्ट्रिक जनरेट होगा। तो कहेंगे हाँ सर चलिए ये तो है, उपस्थित है। तो दूसरा बात है, हम लोग ये कहेंगे कि सर सबसे खतरनाक आदमी कौन है, मैंने सबसे इस खतरनाक और सबसे उपयोगी, सबसे तेज तर्रार इस दुनिया में कौन है। तो हम लोग है ना, हमारे से ज्यादा कोई खतरनाक है, सब सब हमनी के तर्रे है। देखो इधर मनुष्य, मनुष्य में आप ऐसे कर लीजिए कि सर एकरा पास बुद्धि है, बुद्धि वर्धक चुन समझते हैं ना। अरे लगाओ विनोद तनी, समझ रहे हैं ना, वो वाला बुद्धिवर्धक चूर्ण मैंने खाई नहीं, बिहार के लेकर ना खाए तो गड़बड़ है। चलिए देखते हैं। बुद्धि है इसके पास, इसके पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। तकनीक का मतलब समझ में आता है आपको, तकनीक का अर्थ हुआ ना कि कोई भी काम करने का नया तरीका आपके पास है कि नहीं, नया तरीका, इनोवेशन टाइप का कुछ है या नहीं। तो कहेंगे बुद्धि होनी चाहिए, तकनीक होनी चाहिए, तो कहेंगे सब कुछ है सर। आगे फिर कहेंगे कि सर हम लोग उत्तरदायित्व को भी निभाते, उत्तरदायित्व, जो काम मिल गया उसको ठीक से करते। फिर कहेंगे कि सर और भी है ना, जैसे हम लोग तर्कपूर्ण सोचते हैं, तर्कपूर्ण सोचते हैं सर। हम लोग साइंस की बात करते हैं सर, विज्ञान की बात करते हैं। तो ये सब सोचेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग डेवलप करता है। कोई भी चीज जो बेकार पड़ा है ना उसको उपयोग करने के लिए हम सोचते हैं। जैसे कोई जंगल है, ओकरा में लकड़ी सागवान का गिरा हुआ है,
तो सागवान का गिरा है तो समझ ही रहे हैं कि उसका क्या बनेगा, पलंग बना लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, उसका उपयोग तो आप जान ही रहे। हाँ तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो आ, फिर कहेंगे कि सर उपस्थिति है इसी वजह से होता है, मनुष्य का ये जरूरत है। फिर कहेंगे ना सर कि अगर हम देखते हैं ना कि देश का विकास करना होता है, देश का विकास करना होता है तो हमको खनिज का उपयोग करना पड़ेगा, खनिज का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे अभी दुनिया में भारत, इंडिया सुपर पावर बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है। सुपर पावर का मतलब समझ में आया? अमेरिका, और अभी तो खैर अमेरिका है, अगो नया नया एगो सुपर पावर चाइना उभरा है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए इंडिया भी सोच रहा है कि हम भी कहीं ना कहीं खूब अपना विकास करूं और दुनिया के जो प्रॉब्लम होते हैं ना उसको सॉल्व करूं। जैसे अमेरिका है, उसको कोई बुलाता भी नहीं फिर भी वो आ जाता है। जैसे म्यांमार में वो कमेंट कर रहा था कि अबे तेरे यहाँ मानवाधिकार का हनन हो रहे हैं, फिर इजराइल और हमास के बीच देख रहे हैं, डायरेक्ट वो हथियार देता है, डायरेक्ट इजराइल को हथियार देता है। तो वो कहता है कि जो करना है जो कर लो, वो मनमानी करता है और क्या। हाँ, निर्मला के मऊगी सबके भाऊजी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलते आगे देखते हैं। देश का विकास करना है, आर्थिक ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है। अरे भैया, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना है, सुपर पावर बनने की क्षमता, तब तो अपने देश का जो संसाधन है उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और भी है जैसे क्लाइमेट, बहुत हद तक कह सकते हैं कि सर जलवायु भी तो होना चाहिए उसी हिसाब से, तो बोले हाँ। आप फिर कहेंगे कि सर मौसम साथ नहीं देगा तो दिक्कत नहीं, तो ये सब बात की बात है, आप लिख सकते हो, लेकिन आप तीन चीज बेहतरीन लिखना, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं, मनुष्य एक संसाधन है कैसे, ऐसा अपना किताब में लिखा हुआ है ये सब। मनुष्य एक संसाधन है, एक संसाधन, ये लिखे लाता है आपके एग्जाम में, संसाधन है कैसे, कैसे, देखिए, देखिए, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कोई भी संसाधन होते नहीं है, कोई भी चीज या तो पहले से एग्जिस्ट करता होगा, वस्तु होगा, या ना तो उसको हम बनाए होंगे, और उसको इसको अपने लायक, अपने उपयोगिता के लायक बनाते हैं। उपयोगिता, यूटिलिटी, उपयोगिता के लायक बनाते हैं। तो सवाल है कि सर उपयोगिता के लायक कौन बनाता है, तो कहेंगे सर मनुष्य बनाता है। तो सवाल यहाँ पर है, मनुष्य कैसे बनाता है? तो अभी अभी आपको सिखा रहे थे मनुष्य कैसे बनाता है। तो आपको मैं आपको बता रहा था अभी कि मनुष्य के पास, देखिएगा, मनुष्य के पास बुद्धि है सर, मनुष्य के पास तकनीक है, मनुष्य के पास कह सकते हो कि साइंस का नॉलेज है, और काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुका है, साइंस का नॉलेज है, बुद्धि है, तर्कपूर्ण बात करता है, तर्कपूर्ण सोचता है, नवाचार को बढ़ावा देता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है। इस वजह से कोई भी चीज की उपयोगिता को मनुष्य क्या कर देता है, उपयोगिता को बढ़ा देता है। जैसे मैंने स्टील वाला बात बताया, लकड़ी वाला बात बताया, तो उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। एक बात नोट किए इतना देर में कि मनुष्य अपने भी तो यूज हो रहा है, मनुष्य अपने अपने आप को तो यूज कर रहा है ना इसमें, अपना टाइम दे, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ तो ये जो अपना टाइम दे रहा हूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं मेरा हित जुड़ा हुआ है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपना विकास के लिए, अपने वृद्धि विकास के लिए, या देश या समाज के लिए, जो भी कुछ कहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं अपना विकास को आगे बढ़ाता है, कोई भी चीज को उपयोगी बनाता है, इस दौरान खुद खुद वह संसाधन के रूप में कार्य करता है। जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये संसाधन के रूप में कर रहे हैं। हो सके मैं अभी ट्विटर फेसबुक ये सब चलाते,
तो शायद वो उपयोग नहीं होता शायद हमारे हिसाब से। तो हम पढ़ा रहे तो मेरे लिए इस संसाधन का कार्य हो रहा है ना, इसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो आप ऐसे लिख दें कि मनुष्य सभी संसाधनों का निर्माता है और अपने बुद्धिमत्ता, अपने कह सकते हैं कि तकनीक, बुद्धि, तर्क, नवाचार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, अधिकार, इन सब का उपयोग करता है। और उपयोग करने के बाद किसी भी चीज के महत्व को बढ़ा देता है। इस दौरान अपने आप का भी इस्तेमाल वह सही तरीके से करता है। उसमें उसका कौशल काम देता है, उसमें उसका स्किल काम देता है, यहीं पर लिख देते हैं। उसमें उसका कौशल काम देता है, अनुभव काम देता है। तो कह सकते हैं कि मनुष्य अपने आप का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को पढ़ लेना है कि संसाधन, संसाधन देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, संसाधन एवं विकास। देखो, संसाधन तो आपको समझा ही दिए, अब हम आपको विकास समझाते हैं। विकास का मतलब हुआ ना कि आपका चहुमुखी आपका कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। जैसे मात्रात्मक रूप से भी हो रहा है, मात्रात्मक रूप से भी हो रहा है, माने कि क्वांटिटी फॉर्म में भी हो रहा है, और आपका गुणात्मक विकास भी हो रहा है, गुणात्मक विकास भी हो रहा है। तब कहेंगे कि हाँ उसका विकास हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि विकास का मतलब होता है कि सर संख्या भी बढ़ जाना, वहाँ के उसकी जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाना है। तो ये आपको सामान्यतः विकास को डेडिकेटेड कह सकते हैं इसके। हमारे पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें जीव जंतु रह रहे हैं, वो पर्यावरण है। एक गैसीय आवरण का घेरा है, वो हमारे लिए पर्यावरण का कार्य करता है। कहता है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उसको अपना हिसाब से यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि टेक्नोलॉजी हमें, और इस टेक्नोलॉजी का आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। जिसको बनाने के लिए, माने संसाधन को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है। तो कह सकते हैं कि वो हमारा संसाधन है। संसाधन करने का मतलब हुआ कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है वो, माने कि टेक्नोलॉजी से उसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कहें कि सर उसकी संभावना है उपयोग होने की, तो बोलो बिल्कुल। फिर कहेंगे कि सर सांस्कृतिक रूप से उसका कहीं ना कहीं महत्व है, समाज उसको एडमायर करता है, उसको स्वीकार करता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग संसाधन बोल देंगे। तो डायरेक्ट हम लोग ये सब बात कर ही लिए थे। तो देखो मनुष्य अपना अपना इश्यू देखो कैसे वो यूज करता है, कैसे कोरिलेट हो रहा है मनुष्य। वो इंस्टीट्यूशन बनाता है, उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से प्रकृति का यूज करता है, उसका उपयोगिता करता है। उसके लिए वो नए नए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करता है, आविष्कार करता है। तो कह सकते हैं कि तकनीक, संस्था और प्रकृति जो उपलब्ध है वो सब में कोरिलेशन, अपना संबंध बनाने के लिए मनुष्य अपना कार्य करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे उत्पत्ति के संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो कहता है उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है जैव संसाधन, दूसरे का नाम है अजैव संसाधन। एक का नाम है जैव संसाधन, दूसरे का नाम है अजैव संसाधन। यहाँ लिखा होगा कहीं पे, नहीं लिखा क्या? तो कोई बात नहीं, बताते हैं। देखिए यहीं पर हम लोग डील कर लेते हैं। जैव संसाधन का मतलब हुआ ना कि वो सजीवों से इसका मतलब लिंक है। कह सकते हैं कि सजीव, कह सकते हैं कि इसका सजीवों से कांटेक्ट है या संबंध है। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधा, सूक्ष्म जीव वगैरह, इसको जैव रखा गया है। अगर वो हमारे काम का है तो जैव संसाधन हो गया। अगर वो निर्जीव कोई वस्तु है और हमारे काम का है तो अजैव संसाधन कर लेंगे। ये किस किस आधार पे है? उत्पत्ति के आधार पे वो बना ही उस फॉर्म में है, या तो सजीव या तो निर्जीव। देखते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। समाप्यवता, या कह सकते हैं कि समाप्त होने के उपस्थिति, समाप्त होने के आधार पर। तो देखते हैं, पहला का था नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ कि ऐसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होता, उसको लगातार यूज किए जा रहे हैं, एक बार से ज्यादा बार यूज किए। जैसे सनलाइट हो गया,
वाटर को हम रिसाइकल करके यूज करते ही हैं। उसके बाद एयर हो सकता है, फॉरेस्ट है, सॉइल को भी इसमें रखा गया है। तो नवीकरणीय का मतलब उसका बार बार उपयोग किया जाता हो। तो हम दूसरे शब्द में कहें कि सर नवीकरणीय का मतलब सतत वाला है, तो बोले बिल्कुल है। सतत का मतलब कंटिन्यू उसका उपयोग हो रहा है, लगातार। अगर ये प्रवाह के रूप में पाया जाता है तो प्रवाह संसाधन, जैसे नदी है ना, प्रवाह के रूप में हवा, ऐसे कह सकते। दूसरा है हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ ना कि इसका एक के बार उपयोग करेंगे खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में। लिखना है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग अधिकतम एक बार किया जाता है, वैसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे आप कोयला का एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आप कहेंगे ना कोयला जलता है तो राख बच जाता है, फिर उसका ये बना दिया जाता है, उसको क्या उसको बोलते हैं पता नहीं, बनाकर फिर उसको जलाते। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये ज्योग्राफी इसको कंसीडर नहीं करता है। वो आपकी कह सकते हैं कि तकनीकी कौशलता का प्रतीक था वो। चलिए देखते हैं। तो क्या नवीकरणीय, अनवीकरणीय का मतलब जिसका एक बार उपयोग किया जाए, बार बार उपयोग नहीं किया जाए, इसको असतत संसाधन कहेंगे। जैसे खनिज, एक बार लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं उसको बनने में, जैसे कोयला को, पेट्रोलियम को, खनिज को, ये सब कह सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते इधर स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पे ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मुख्य रूप से तो चार दिख रहा है। वन, व्यक्तिगत पर्सनल, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय। तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, बोर्ड पे हम पढ़ा देते हैं आपको, बोर्ड पे बता देते हैं आपको। देखिए, संसाधन का आप कह सकते हो ना कि स्वामित्व के आधार पर पूरा एक बार हम आपको ये बता देते हैं, उसको क्या उसको बोलते हो, आ, एक सेकेंड, पूरा हम आपको वर्गीकृत करके बताते हैं कि ये संसाधन है और संसाधन को हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे इसको दो वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो एक का क्या नाम दिया था, जैव, दूसरे का क्या नाम दिया, अजैव। इसका एग्जाम्पल तो आपको आता ही होगा। इसको आप मनुष्य लिख लीजिए, पौधा को लिख लीजिए, सूक्ष्म जीव को लिखिए, जानवर को लिखिए। हाँ, अजैब में क्या लिखेंगे, तो कोई भी चीज, पेंसिल को लिखते हैं, मोबाइल को लिख लेते हैं, इन सब चीजों को लिख लेते हैं। मोबाइल लिख लेते हैं, आजकल का यही वाला ज्यादा चलल है, मोबाइल वे से सब होई। देखते हैं आगे, उत्पत्ति। उसके बाद मैंने आपको बताया कि समाप्यता, कि समाप्त तो हो जाएगा, उसके बेसिस पे कितने प्रकार के। तो एनसीईआरटी बता रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या लिखा, नवीकरणीय, रिन्यूएबल, जो कभी खत्म नहीं होता है, अवेलेबल रहता है हमेशा। और दूसरे का नाम क्या है, अनवीकरणीय। कौन सा, अनवीकरणीय। तो कहेंगे नवीकरणीय का एग्जाम्पल दीजिए, तो कहेंगे कि वायु है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का सूर्य प्रकाश लिख देते हैं, सूर्य का प्रकाश है। आप तेज तरार हो, आप समझ गए होंगे आप इसमें क्या लिखना है। हाँ, दूसरा अनवीकरणीय, तो लिख दो खनिज। खनिज खनिज कुछ एग्जाम्पल आप दे दीजिए, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कुछ भी दे दीजिए, तो इसमें आप ये कर सकते। तीसरा बताया था कि स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर, माने कि इसका मालिक कौन होगा, ऑनर कौन होगा, इसका मालिक कौन होगा, इसके आधार पे। तो कहेंगे कि सर ऐसे हिसाब से तो चार प्रकार के संसाधन होता है। एक का नाम है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब जो आपका है, आपका उस पर अधिकार है। जैसे आपका मोबाइल है, आपका जींस है, आपका जो भी आपका है ना, वो समझिए कि वो व्यक्तिगत संसाधन का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा ये सब ई वाला नहीं लिखे आता है, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। और दूसरा लिखता है सामुदायिक।
कौन सा? सामुदायिक, कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स। तो कहेंगे ये कम्युनिटी बेस्ड यानी सामुदायिक, जो सबका है, सोसाइटी का है। जैसे शमशान घाट, पार्क, है ना, पार्क में ज्वाइंट आजकल की पढ़ाई हो रही है। हाँ, तो वो वाला तो यहाँ लिख देते हैं हम, पार्क। उसके बाद क्या? शमशान लिख देते या कब्रगाह लिख देते, कब्र गाह। और बताइए आप लोग, कमेंट करिए। रेल, और बताइए, सड़क। हाँ, अब इत्यादि लिख देते। या अंग्रेज की तरह ईटीसी लिख देते। अंग्रेज क्या बोला था कि ना कुछ आवे तो ईटीसी लिख देना, सब मान्य है। तो दो को बता दिए सामुदायिक। तीसरा यहाँ बताते हैं, ठीक है। तीसरा है राष्ट्रीय संपत्ति। राष्ट्रीय संपत्ति तनी सा है समझने वाला, इसको हम अलगे बताते हैं, ठीक है। इसको मैं आपके साथ अलग डिस्कस करता हूँ। तीसरा नंबर क्या था? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्स। इस पे भारत सरकार का अधिकार होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप बोले कैसे होगा अधिकार, आप बोल दिए हो गया, ऐसे कैसे हो गया? अरे कुछ तो आधार होगा। तो कहेंगे क्या है ना कि इसको जनता ही चुनी है, और जनता चुनी है ना, तो बोलता है कि हमारे हित का ख्याल रखिएगा, हमारे अधिकार का ख्याल रखिएगा आप, है ना। यानी कि जनता के लिए काम करिए, तो जनता के लिए काम करेंगे तो उसमें रक्षा भी आ जाएगा, है कि नहीं? रक्षा भी आ जाएगा। तो रक्षा के लिए तो भाई बहुत सारा चीज जिम्मेदार हो सकता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो सकता है कि नहीं। जैसे हम लोग का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, है ना, पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, जबरदस्त पड़ोसी है हम लोग का। देखिए एग्जैक्ट बनाना मुश्किल है, तो आप टेंशन ना लीजिए कि गलत बन गया, आप चीजों को समझने से मतलब रखिए। तो ये वाला, ये गुजरात वाला इलाका से लगा करके, ये कच्छ वाला से लेकर के, कच्छ वाला से लेकर के, ये आपको इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाई दे रहा होगा। आप ये वाला जो इलाका है कह सकते पीओके वाला इलाका है, पाकिस्तान रखे, पाक पाक ऑब्जर्व कश्मीर, है ना। तो कह सकते हैं कि वो वाला इलाका है। तो यहाँ पर सुरक्षा भारत सरकार का नैतिक जिम्मेदारी भी है, उसका कर्तव्य भी है, उसका कार्य भी है, और हमारे सामरिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो कहेंगे कि वैसे चीज जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, वैसे चीज जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसको राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर देगी सरकार। कल आप ही के चलते, आप ही ने बोले थे कि मैं आपको वोट दे रहा हूँ, तो वोट दे रहा हूँ तो हमारे हित का ख्याल रखिए। आप हित का ख्याल नहीं रखेंगे तो मिलिएगा अगले 5 साल बाद, तो ठेंगा दिखा देंगे आपको। 5 साल बाद मोदी चाचा देख रहे हैं ना, क्या बोले थे, छोड़िए हटाइए। हाँ, रक्षा के बाद और भी टॉपिक हो सकता है, जैसे सेवा, सेवा। जैसे आपको ट्रेन का मजा लेते हैं, वंदे भारत, चाहे रामायण सर्किट है, तरह तरह के ट्रेन है वहाँ, तो सेवा हो सकता है इसके अंदर। उसके पर्पस से राष्ट्रीय संसाधन को किया जा सकता है। फिर कह सकते हैं कि वो देश के लिए, कह सकते हो देश के लिए, देश के लिए सामंजस्य एवं संतुलन, माने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल स्थापित करने के लिए, गवर्नेंस में, शासन में, तो उसके लिए कई टॉपिक को अपने पास वो रख सकता है। जैसे भूमि है, तो वो बोलेगा कि लाओ इस पे हम कानून बनाएंगे, ऐसा कर सकता है। तो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब हुआ कि देश के हित में हो, देश का हित का मतलब जनता के हित से है, तो देश के हित में है तो उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। आपके आपके किताब में राष्ट्रीय संसाधन के रूप में इसको बताया है, जो है ना 19.2 किलोमीटर, ये वाला इलाका समुद्र में, सागर में, श्रीलंका बेचारा यहाँ है, नीचे है, ठीक है।
तो आपके किताब में लिखा है 1.2 किलोमीटर, ये इसको राष्ट्रीय संपत्ति माना है, राष्ट्रीय संपत्ति माना है। आप कोई एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें 22 किलोमीटर लिखा है। कितना? 22 किलोमीटर लिखा है। 12 नॉटिकल माइल लिखा है, तो 12 किलोमीटर। आप मैट्रिक में ये वाला टिक करेंगे, आपके बीटीवीसी में दिया है, इसको सही किया है, तो आप यही लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी ज्यादा नॉलेज हानिकारक हो जाता है ना। तो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन में समुद्र आ गया, समुद्र का 19.2 किलोमीटर आ गया। फिर आप सोचिए और क्या हो सकता है। परमाणु का जो मैटर है, जिससे बम भी बनता है और बिजली भी बनती है, तो ये वाला टॉपिक अपने पास रख लेगा, तो कहेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल्स आते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब हुआ कि उसका सामरिक महत्व है, कम मिलता है, वो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। फिर आप कह सकते हैं कि जल है, जल पे कानून कौन बनाती? नेशनल गवर्नमेंट बनाती, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। तो जल है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है, वन है इसके ऊपर, या आप बहुत सारा एग्जाम्पल सोच के दे सकते हैं। ठीक है, ये सब सोच सोच के अपना एग्जाम्पल दे दीजिए। एक हम चौथा आपको बता देते हैं। चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल क्या रिसोर्स। जैसे जैसे अभी अभी अब मैंने यहाँ पर इंडिया का ये वाला पोर्शन आपको दर्शा रहा था, ये वाला कि नेशन, मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति मानी गई। इसकी दूरी 19.2 किलोमीटर बताई गई। लेकिन लेकिन 200 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद वाला जो इलाका है, ये वाला समुद्र का खुला वाला, उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कैसे होगा, तो खुला समुद्र, खुला समुद्र किसी भी 200 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल के बाद वाला इलाका, जो ओपन वाला जो बच गया ना, जैसे इंडियन ओशियन का, कैसे पैसिफिक ओशियन का, अटलांटिक का, 200 किलो नॉटिकल माइल के बाद वाला जो है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, किलोमीटर भी हो सकता है, नॉटिकल हमें लगता है नॉटिकल माइल है। ठीक है, तो ये खुला समुद्र हो सकता है। और अंतरराष्ट्रीय क्या हो सकता है, जैसे अंतरिक्ष को रख लेते हैं। किसी के बाबूजी का नहीं अंतरिक्ष, तब सैटेलाइट छोड़ता है, हम भी छोड़ते हैं। हालांकि बहुत सारा कचरा ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी छोड़ रहे हैं, हम वो छोड़ेंगे। चंद्रयान 4 हम लोग लॉन्च कर चुके हैं 2028 में, करेंगे। फिर कहेंगे कि सर और एग्जाम्पल दाना तनी, तो अंटार्कटिका वाला देते। अंटार्कटिका ये सबका है, यहाँ रिसर्च करते हैं सब लोग, हम भी करते। तो ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन का कुछ एग्जाम्पल। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या था? अगला टॉपिक मैं भूल गया था। इसके बाद संसाधन हो गया, ये हो गया उस। तो हाँ, एनसीईआरटी को बताया थे कि अब मैं बेस बना के बता रहा हूँ आपको। तो इसमें लिखा हुआ है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक है, आपको राष्ट्रीय अलग से पढ़ाया, अंतरराष्ट्रीय का एग्जाम्पल दिया। तो ये संसाधनों का वर्गीकरण था। और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से दोस्तों बात करेंगे संभावित संसाधन क्या होता है, विकसित संसाधन क्या होता है, भंडारित संसाधन क्या होता है, और संचित कोष संसाधन क्या होता है। फिर संसाधन का नियोजन कैसे करें, इसका इंपॉर्टेंस कैसे है, भारत के लिए कैसे जरूरी है, और संसाधन का संरक्षण कैसे करें। मतलब हम अगले क्लास में इस चीज को समाप्त कर देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं, और हमारे क्लास को लगातार देखते रहिए, शेयर करिए और बने रहिए, और कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं दोस्तों, नमस्कार।